एक क्लास 10 का अर्थशास्त्र है, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। यह क्लास 10 का है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में, कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इसके जनक कौन है या इसके जो लेखक कौन है। तो जो है यहाँ पर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, जो भी हमें सेवा मिलता है, उसी के बारे में हम इस अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की किताब में पढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके अर्थ में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है जी? धन। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यह अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, इनका एक पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका हिंदी होता है राष्ट्र का धन। राष्ट्र का धन। देखिए 1776 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुआ, इसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन। इसी में बताया गया था किसी भी देश का अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य को मानते थे। कौटिल्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनके किताब से पहले जो हम लोग अर्थशास्त्र का जनक मानते थे, किसको मानते थे? कौटिल्य को। लेकिन जब यह किताब प्रकाशित हुआ जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे से बताया गया क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसके बाद पूरे विश्व ने इनको अर्थशास्त्र के जनक के रूप में स्वीकार कर लिया। कब से? 1776 के बाद से। और इनके पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन। लेकिन यह सिर्फ जनक है, जो राइटर है, जो लेखक है अर्थशास्त्र का, वो अभी भी कौन है? तो कौटिल्य ही है। कौटिल्य ही है। इन्हें कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, ठीक है, सब सेम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौन? कौटिल्य। जनक है कौन? तो एडम स्मिथ, ठीक है। इससे पहले जनक कौन था? तो वह थे कौटिल्य, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का किस तरह विकास हुआ, इसे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह हम लोग अपने देश भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम था। तो जितनी भी उसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया को मिट्टी का चिड़िया कौन बना दिया? सब कुछ यहां से धन संपत्ति को लूटकर लेकर चला गया। अब यह अर्थव्यवस्था जो है, लगभग हम लोग 200 वर्षों गुलाम के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। यहां पर अंग्रेज जो नीति अपनाया था, उस नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो। यहां के लोगों को आपस में लड़ा दो, लड़ाने के बाद जब वो आपस में लड़ेगा तब उसके ऊपर शासन करो। हिंदू मुस्लिम है, धर्म के नाम पर लड़ा दो, तो आपस में लड़ना शुरू कर देगा। और यहाँ जो भी इनकम होगा आसानी से हम क्या कर सकते हैं? आय प्राप्त कर सकते हैं। तो फूट डालो और शासन करो की नीति को अंग्रेज यहां आस्थापित करके और क्या किया कि यहां पर शासन स्थापित किया, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद जब सत्ता हमारी हाथों में आया, तो उस समय से हम लोग का जो है जीडीपी यानी जो आय था हम लोग का, वह अपने हाथों में आ गया। तो इसमें पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब धन, पैसा, रुपया। तो इसी धन का जो कमाने का क्या व्यवस्था है, किस तरह अर्थ जो है धन संपत्ति
आता है उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब जो है अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। एक अर्थशास्त्री है ब्राउन, ब्राउन के अनुसार अर्थशास्त्र जो है यानी अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य करता है और उस कार्य में लगने वाला पैसा धन ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यानी जीवन जीने का एक साधन है। कौन, अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, ब्राउन के अनुसार कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, लिखिएगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। या पूछा था यह किनके अनुसार, तो ब्राउन के अनुसार। ब्राउन कौन है, एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश है अपने से कमजोर देश पर जब अधिकार कर लेता है, उसका शोषण करता है, तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और हमारे भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, यहां शोषण किया, तो अंग्रेजों के लिए क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। लेकिन जो सत्ता यहां पर स्थापित किया, जो शासन व्यवस्था यहां स्थापित किया, वह शासन व्यवस्था हमारे लिए साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था कहलाया। तो उपनिवेशवाद जब कोई बड़े देश छोटे देश पर अधिकार कर ले उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और जो सत्ता स्थापित करे, जो शासन स्थापित करे वहां पर, वह शासन हमारे लिए क्या जाएगा, साम्राज्यवाद हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या समझे आप लोग, यहां उपनिवेशवाद। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ना है अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी जो अर्थव्यवस्था है, धन कमाने की जो व्यवस्था है भारत में, वह किस किस तरीके से लोग यहां पर इनकम करते हैं। और भारत सरकार है, जो भारत सरकार का जीडीपी है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जीडीपी में जो है किस सेक्टर या कितना योगदान है, लोग कहां कहां से इनकम करते हैं, सरकार के पास किस सेक्टर से कितना इनकम आता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है इसे बांटा गया 3 प्रकारों में। आगे जब आप अगले क्लास में जाइएगा तो वहां पर यह अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, 3 से भी 4-5 हो जाता है। लेकिन 10th के सिलेबस के अनुसार जो है आपका अर्थव्यवस्था की जो संरचना है यह बटा कितना भाग है, 3 भागों में बटा गया है। पहला भाग का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा का नाम है तृतीयक क्षेत्र। अब यह प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन होते हैं, द्वितीयक में कौन आते हैं या तृतीयक में कौन आते हैं, और किस में कितना इनकम होता है, उसी का क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। ये कहा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी कृषि संबंधित कार्य होगा वह सभी किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। या प्रकृति से जुड़े हुए जो भी कार्य होगा वह सब आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि हो गया, इसके अलावा पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी जो भी कार्य होगा वह सब किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इसलिए हम इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा क्षेत्र का नाम है यहां पर द्वितीयक क्षेत्र। इस द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। जितने भी नई नई वस्तु का निर्माण होता है वह उद्योग करता है, कोई कंपनी करता है, कोई फैक्ट्री करता है। तो इस द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी उद्योग से जो आय आता है भारत सरकार को, उसे द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, बृहद उद्योग हो, या बिजली हो गया, उसका भी निर्माण होता है नहीं है। तो इस तरह का जो भी जिसका नया नया निर्माण करता हो, उद्योग संबंधित कार्य हो, इसमें जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। तृतीयक क्षेत्र देखिए यहां पर, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब सेवा कई प्रकार का होता है। एक कहता है कि हाँ पतोहिया मत सेवा ना करा ले, होता ना है, लेकिन उस तरह नहीं, वह सेवा अलग चला गया। यह सेवा है, इसका मतलब क्या होता है
कि हम यहां से कहीं गए और जाने में कुछ सवारी लेंगे ना, जब बस हो गया, ऑटो हो गया, तो हम वह व्यक्ति, वह बस वाला, वह ऑटो वाला यहां से हमें बैठा कर कहीं ले जाकर छोड़ दे रहा है। यहां से वहां तक क्या दिया, वो हमें सेवा दिया। बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक आपको सेवा देता है। दुकान में आता है कोई वस्तु खरीदने के लिए, दुकान भी आपको सेवा देता है। तो जितनी भी सेवा संबंधित कार्य है सब किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संबंधित कार्य होता है, इसमें उद्योग संबंधित, और इसमें सेवा संबंधित। अब हम लोग इसमें आगे जानेंगे कि भारत सरकार के पास इन तीनों क्षेत्रों में से कितना परसेंट इनकम होता है, आय आता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, हम कुछ यहाँ आंकड़ा लिखे हुए हैं। यह आंकड़ा 1947 का है और थोड़ा 2021 आंकड़ा है। यह जो है, जब हम आजाद हुए तो उस समय किस क्षेत्र से कितना जीडीपी भारत के पास आता था और किस क्षेत्र से आज कितना आ रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से 1947 में भारत के पास जितना जीडीपी था, उस सभी जीडीपी का 58.7% प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता था। और आज के युग में मात्र 21.82%। यह आंकड़ा पहले के मुकाबले आधा से भी कम हो गया है, क्योंकि आज अधिकांश लोग यह प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि सेक्टर को छोड़ रहे हैं। यहां देखिए, द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि उस समय 14.3% था, जो आज बढ़कर 24.29% हो गया है। यह पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा हुआ है। और उस समय तृतीय क्षेत्र में लगभग 27% जीडीपी तृतीय क्षेत्र से भारत सरकार को आता था। आज यह बढ़कर 53.89% हो गया है। यह लगभग, इसको हम लोग 54% मान सकते हैं। तो इसमें सबसे जो है, यह कृषि क्षेत्र को आज लोग छोड़कर और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। क्योंकि कृषि में क्या होता है, कृषि आपको रोजगार तो बहुत देता है, लेकिन जब अंत में लाभ को जो आता है तो लाभ बहुत कम मिलता है। जब कोई व्यक्ति कृषि करता है ना, देखते हुए उसके पूरे फैमिली कृषि में लगा हुआ है, रोजगार सबको देता है, लेकिन लाभ बहुत कम आता है। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो आज के युग में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में है, तो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। आजादी के समय किसमें था, तो वह था प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में। यह बीच में होता है, जहां पूंजी होता है, पैसा होता है, वही उद्योग में इन्वेस्ट कर सकता है। अब आपको यहां से एक बताते हैं आंकड़ा। जैसे कोई व्यक्ति, कोई किसान जो है आलू का फसल लगाता है, आलू का फसल लगाने के बाद उसका जो है अच्छे से उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद कोई आता है कंपनी वाला, उस आलू को खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो ले जाकर फैक्ट्री में उसे चिप्स बनाता है। अब वह चिप्स बनाकर कोई दुकानदार के पास भेज देता है, दुकानदार उसे बेच देता है। तो प्राथमिक जो है, वो आलू उत्पादन हो रहा है, वो किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक। अब वो आलू को कोई उद्योग वाला ले गया, उसे चिप्स बनाया, वो किस में आ गया, द्वितीयक में आ गया। और वह चिप्स को कोई दुकानदार बेच दे रहा है, या क्या कर रहा है, तृतीय क्षेत्र हो गया। तो इस तरह जो है भारत के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान है। आजादी के समय कुछ और था और आज कुछ और है। आज अधिकांश लोग तृतीय सेक्टर में आ गए हैं, और इसके बाद जो कुछ भी है हम लोग कल पढ़ेंगे।